बेटे अगर आप इसको समझना चाहें तो क्या होगा ये, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज। If you want to know about the business, if you want to have some understanding about the business, then you must have the proficiency regarding the accounting knowledge. क्योंकि उसमें आपको in terms of debit and credit ही बताना होता है। नॉर्मल अगर आप ये देखना चाहें कि बैंकिंग की ट्रांजैक्शंस जो हैं, अगर आप if you have deposited some amount into bank, then you receive a proper message from the bank in your mobile that your account has been credited with this amount. And if you withdraw some money from the bank, then you receive a message that your account has been debited with this amount. In terms of debit and credit ही आप उसको understand करते हैं। और कोई वे उसमें नहीं। आजकल जो हमारी मॉडर्न लाइफ है, इससे पहले क्या था कि अकाउंटिंग का जो नॉलेज था या इस तरह से लोग अपने अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किया करते थे इस तरह से आज। क्यों? आज आपको मालूम है कि एक ग्लोबल विलेज की सूरत इख्तियार कर गई पूरी वर्ल्ड जो है, और इसमें जो मल्टी नेशनल कंपनीज हैं, वो मल्टी नेशनल कंपनीज एक दूसरे डिफरेंट कंट्रीज में जो परफॉर्म कर रही है, वहां पर जाहिर है कि उनके आपस में एक रिलेशन है, उनकी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, ठीक है, वो अब थ्रू प्रॉपर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क में उसको रिकॉर्ड किया। ठीक है, अब ये अब फॉर इंस्टेंस अगर आप ये देखें कि हमारे पास आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि व्हाट अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर योर ओ लेवल अकाउंटिंग इज कंसर्न, तो उसमें क्या है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह के डिस्कस हो रहे हैं। एक है इनकम स्टेटमेंट और दूसरी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको प्रीवियसली बैलेंस शीट कहा, अब उसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहा। ठीक है, अब इनकम स्टेटमेंट क्या, यानी इनकम स्टेटमेंट से हम लोग क्या गैदर करते हैं? Income statement reflects the performance of the business, and statement of financial position reflects the financial health or financial position of the business. अगर आप बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो थ्रू इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे, either this business is generating profit or loss. And if you want to know the financial health of the business, then you will have to prepare the balance sheet or statement of financial position for that organization. ठीक है, अब इसको एक सिनेरियो में समझने की कोशिश कीजिए कि कोई चीज यानी आप समझिएगा कि ये ऐसी नहीं है कि जिसको हम समझ ना पाए, कि आप समझिए कि ये आपकी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ से रिलेट करता है सब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसलिए थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मेरी कोई चीज यानी अगर आप लोगों के जहन में कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि ये बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, समझ नहीं आया या कुछ ऐसी बात है, बस नहीं, इसको हम एक प्रॉपर एक करिकुलम में लेके चलेंगे। इसका एक मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म में जब हम इसको देखेंगे तो चीजें आसान होती चली जाएंगी हमारे लिए एक के बाद एक। लेकिन without having the proper foundation of the accounting principles, फिर हमारे लिए मुश्किल है। हमें सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये किन ग्राउंड्स पर ये अकाउंटिंग खड़ी है। ठीक है, जब तो हम पढ़ा करते थे, शुरू किया जब ये सब्जेक्ट हमने, तो हमें मुश्किल इस हवाले से होती थी कि ये कैपिटल जो है ये क्रेडिट क्यों है, क्यों क्रेडिट है, या ये चीज डेबिट क्यों है। ठीक है ना, तो वो चीजें उसको अगर प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स आपके हो जाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं है कि व्हाई दिस अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड और व्हाई दिस अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड। आपने किसी भी अकाउंट को या डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है,
लेकिन इसके पीछे एक बैकग्राउंड क्या है कि व्हाई दिस अकाउंट इज बीइंग डेबिटेड और व्हाई दिस अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड। आपके वो लेवल एग्जाम का जो एक स्टेटस है वो क्या है, जब आपने अपील होना तो आपको दो एग्जाम दे रहे हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 35 मार्क्स का, इसमें 35 MCQs विल बी आस्क्ड, ठीक है। और पेपर 2 जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा, कैरिंग 5 रिटन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कैरिंग 20 मार्क्स ईच। इससे पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, पेपर 1 था वो 30 MCQs का था और 30 मार्क्स का था, और पेपर 2 जो था वो 120 मार्क्स का था, और उसमें जो क्वेश्चन के जो मार्क्स थे वो डिफरेंटली असाइन किए गए थे। लेकिन अब ये है कि इक्वली इसको असाइन किए गए हैं तमाम क्वेश्चंस को जो 20 मार्क्स, ठीक हो गया बेटे। तो ये ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन था इस हवाले से। जो मेन टॉपिक्स हैं हमारे इस हवाले से जो हम स्टडी करेंगे इसमें वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम उनको लेके आगे चलेंगे। मैं सिर्फ ये बेटा जानना चाह रहा हूँ आप लोगों को, स्टार्ट नहीं किया, वेयर डू यू स्टैंड राइट नाउ विदाउट एनी हेजिटेशन। हम इसको वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच एज वेल, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ बाहर कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ आप लोगों ने। अपने एग्जाम अब तमाम जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं वो इस जो कमिंग एग्जाम उसमें भी हो रहे हैं, ऐसे ही है ना। ये जो मई जून की एग्जाम है उसी में भी हो रहे हैं ना हम लोग, तो जाहिर है कि इसमें कुछ पहले पढ़ा हुआ हम लोगों ने नहीं पढ़ा, पढ़ा कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और इनकम स्टेटमेंट, डेप्रिसिएशन हमने अभी स्टार्ट किया था रिसेंटली, ठीक है। और मतलब जो बेसिक्स हैं वो भी डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स, ठीक है जी बेटे आप बताइए। इनकम स्टेटमेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ डेप्रिसिएशन पैटर्न्स। ठीक है आप बताइए बेटे। Provision debts, income statement, pay accounts. जी बेटे आप बताइए। सर मेरा भी सेम है स्कूल में। अच्छा आप बताइए बेटे। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, BRS, सिलिकल डेट्स, बैट एंड डेप्रिसिएशन, ये अकाउंट। ओके बेटे, जो इसके मेन टॉपिक्स हैं ना, वैसे तो इसकी स्टार्ट बाहर है कि बिल्कुल एक बुनियाद जो फाउंडेशन होती है वो तो हम और तरीके से स्टार्ट करेंगे। मेन टॉपिक्स की बात करते हैं तो मेन टॉपिक्स में मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जहाँ से आपका एग्जाम सेट होता है। नंबर 1 आप देखें बैड डेट्स, जिसको आज का नाम हम इररिकवरेबल डेट्स का नाम देते हैं। बैड डेट्स को इररिकवरेबल डेट्स कहते हैं। And provision for doubtful debts, bad debts and provision for doubtful debts। ये एक टॉपिक होगा जिसमें से सारे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपके एमसीक्यूज जो आपका फर्स्ट पेपर 1 है वहां से भी सिलेक्ट होते हैं, और जो आपका पेपर 2 होगा उसमें से भी क्वेश्चंस सिलेक्ट होता है। नंबर 2 मैं मेन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ। अब इसमें डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग Number 3, books of prime entry. Number 4, control account.
ठीक है बेटे। इसके बाद आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, capital revenue receipts and expenditure. Number 6, इसमें और क्या आप लोगों के ध्यान में क्या टॉपिक्स आते हैं? BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जी आपने कुछ पढ़ा होगा ना इसमें, मेन टॉपिक्स अभी हैं बहुत सारे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हो गया, इसके अलावा journal entry, जर्नल एंट्रीज तो बेसिकली होंगी बेटे जो हमारी में, इसमें आएगा आपके पास सस्पेंस अकाउंट एंड करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। जी इसके अलावा बेटे मेन टॉपिक्स में आपके पास मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, इसके अलावा आपके पास पार्टनरशिप अकाउंट, फिर आपके पास कंपनी अकाउंट, ठीक है, फिर आपके पास रेशियो एनालिसिस। ये मेन टॉपिक्स हैं जो आप अकाउंटिंग में इस करिकुलम में डिस्कस करें। अब जाहिर है बेटे सिंपल सी बात ये है कि हमें ये देखना ही होता है कि जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस डेबिट एंड क्रेडिट, क्योंकि इन तमाम अकाउंट्स में हम वो टी अकाउंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, और उन टी अकाउंट्स में की जो फॉर्मेशन है वो डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड है, वो डेबिट एंड क्रेडिट बेस्ड है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि एक प्रॉपर एक फाउंडेशन और प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि एक टी अकाउंट की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है बेटा। बड़े अंडरस्टैंड कर लिए टॉपिक्स आपने, ठीक है। टी अकाउंट की फॉर्मेशन की बात करें, कोई अकाउंट ले लिया जाए, फॉर इंस्टेंस कैश अकाउंट, जी कैश अकाउंट में आप देखें टी अकाउंट को क्यों कहा है, आप इसको देखें कि इसकी शेप ऐसी है कि इसको हम टी अकाउंट का नाम है, इसकी दो साइड्स, there are two sides of this account, one left hand side and one right hand side। याद रखिए बेटे बेसिक एक कॉन्सेप्ट याद रखिए इसमें, जब भी आप एंट्री व्हेन यू विल बी पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द अकाउंट्स, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है ये इसकी इनकमिंग साइड है, क्या है इनकमिंग साइड। किसी भी अकाउंट की, किसी भी टी अकाउंट की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ टी अकाउंट, और किसी भी टी अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड होगी वो उसकी इनकमिंग साइड, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है आउटगोइंग साइड। लेफ्ट हैंड साइड इनकमिंग है और राइट हैंड साइड आउटगोइंग साइड है। जब भी यानी इस
कैश अकाउंट की पर्टिकुलरली अगर बात करूं तो जब इस अकाउंट में इनकमिंग होगी तो फिर क्या होगा, दिस अकाउंट विल बी डेबिटेड विद दैट अमाउंट, उस अमाउंट से ये अकाउंट डेबिट होना है। क्यों? कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इसकी डेबिट साइड कहलाती है। क्या कहलाती है? डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड है वो क्या कहलाती है? क्रेडिट साइड। तो जब भी इस अकाउंट में इनकमिंग होगी तो वो कहां प्लेस होगी? लेफ्ट हैंड साइड में। तो उस साइड को हम क्या कहते हैं? डेबिट साइड। और जब भी इस अकाउंट से कोई आउट गोइंग होगी कोई चीज, यानी अकाउंट से कोई चीज आउट हो रही है, अमाउंट आउट हो रही है, तो वो क्या होगी? क्रेडिट। वो क्रेडिट साइड पर प्लेस की जाएगी, ठीक है, और राइट हैंड साइड। ये बात क्लियर हुई बेटे? पढ़ा हुआ मैंने आप लोगों ने। अब आप मुझे बताएं कि जब हम कैश आउटले, एनी ट्रांजैक्शन दैट इज बेस्ड ऑन कैश आउटले, वो ट्रांजैक्शन की एग्जांपल को बता सकते हैं? जिस ट्रांजैक्शन में कैश आउट हो रहा हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन इन विच कैश इज गोइंग आउट। यानी जब भी आप कोई एसेट परचेज करते हैं या गुड्स परचेज करते हैं या किसी एक्सपेंस के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं तो उसमें कैश आउट होता है, ठीक है। और इनकमिंग क्या है? इसलिए हम कुछ खरीदेंगे चीज को, जब आप सेल्स करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं तो उसमें कैश इन होता है बिजनेस में, ठीक है। और जब भी कोई एसेट आप बेचेंगे तो वो एसेट आउट हो जाएगा और कैश इन होगा, कैश इन होगा। ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल्स हैं? ये उसकी इनकमिंग की एग्जांपल्स है। तो जितनी भी इनकमिंग्स हैं वो उस अकाउंट की लेफ्ट हैंड साइड और डेबिट साइड पर प्लेस होगी, और जितनी भी आउटगोइंग है वो उसकी क्रेडिट साइड और उसकी वही पेमेंट साइड के है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सेल्स है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा, सेल्स, तो सेल्स में बेटे कैश डेबिट होता है कि क्रेडिट होता है? डेबिट। क्यों? हम सेल कर रहे हैं हम लोग, सेल कर तो रहे हैं, वो तो सेल तो हो रही है। मैं कैश, आई एम टॉकिंग अबाउट द कैश। सेल्स एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कैश इन होता है और आपकी गुड्स आउट होती है, यस ऐसा ही। यस। तो फिर क्या होगा? सेल्स फॉर सेल्स फॉर $5,000, सेल्स फॉर $5,000। अब इसकी एंट्री क्या होगी? आप लोगों ने पढ़ी। If we want to journalize this transaction into accounting language, how would this transaction be journalized? ये बताइए, बहुत इजी है, आपने पढ़ा हुआ। कैश सेल हुई है ना, तो कैश सेल को अगर हम जर्नलाइज करना चाहेंगे, इसकी एंट्री बनाना चाहेंगे, एंट्री समझ रहे हैं? एंट्री क्या है? कोई डबल एंट्री, जो बेसिक डबल एंट्री होता है कौन सा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उसको अगर हम जर्नलाइज करना चाहें या इस ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर कैसे होगा? इसमें बेटा देखिए, इस एक्टिविटी में आप समझने की कोशिश कीजिए कि इस एक्टिविटी में कैश इन हो रहा है बिजनेस में। सेल्स जब भी होती है, अगर आप किसी शॉप पे चले जाएं और उस शॉप पर जाकर आप यदि कोई शर्ट परचेज करते हैं, कोई ड्रेस परचेज करते हैं, तो उसमें क्या होता है? तो परचेज करने की सूरत में तो आप कैश पे करते हैं, लेकिन उस शॉपकीपर के लिए जब वो सेल्स कर रहा होता है तो वो कैश उसके पास वो रिसीव कर रहा होता है और उसकी गुड्स जो है वो आउट हो रही होती है, ऐसा ही है। तो गुड्स की जब भी हम बात करेंगे तो वो सेल्स होती है। क्या होती है? सेल्स। तो इसमें क्या होगा? अब ये सेल्स फॉर 5,000 है, तो इसकी जाहिर है कि अगर इस ट्रांजैक्शन को हम जनरलाइज कर रहे हैं तो कैश इन हो रहा है। जब भी कैश इन होगा तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट होगा। देखिए, जब भी कैश इन होगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे
ठीक हो गया। अब सेल्स हो रही है लोग, तो आपको पता है सेल्स क्या है, सर वो हमारी जो गुड्स हमारे वो आउट जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, वो बेच हो रहे रही हैं, है। तो वो क्रेडिट में आएगा। जी, लेकिन जो सेल्स हो रही है, सेल्स एक्चुअली सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स को अगर मैं उसकी नेचर जानना चाहूँ, हर एक चीज की नेचर होती है ना, मैं उसकी नेचर जानना चाहूँ तो क्या है, बेचना। सेल्स घटिया रेवेन्यू है, क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू अगर आपने वो कॉन्सेप्ट बेसिक पढ़ा हो, एक वर्ड है बेटे क्लियर, क्या है, क्लियर। क्लियर, एल CLEAR, C for capital, L for liability, E for expenses, A for assets. A for Assets. assets, R for revenue. and R for Revenue. revenue. ठीक हो गया बेटे। अब सारी अकाउंटिंग बेटे इन चीजों में घूम रही है। अब क्या होगा कि जब भी हम ये सारे अकाउंट्स बनेंगे तो पहले तो हमें इनकी नेचर मालूम होनी चाहिए। अब बताइए बेटे कैपिटल क्या होता है, कैपिटल की एक नेचर है, और नेचर अगर मैं पूछना चाहूँ तो दो इन टर्म्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जब भी पूछूं कि इसका नॉर्मल बैलेंस क्या है, ठीक है, या पूछूं इसकी नेचर क्या है, तो आपने इन टर्म्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट ही बताना है। तो कैपिटल की नेचर याद रख लीजिए बेटे, ये क्या होती है, क्रेडिट होती है। क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये बात की बात है, बताता हूँ कि ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों होता है। ये भी अमूमी तौर पर बताया नहीं जाता, ये लोगों को सिर्फ इसी तरह समझा दिया जाता है बेटे ये कैपिटल क्रेडिट होता है, लायबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, एक्सपेंसेस में वो डेबिट होते हैं, एसेट्स में वो डेबिट होते हैं, और रेवेन्यू जो है वो क्रेडिट होता है। लेकिन मैं भी आपको इसकी तमाम उसकी लॉजिक्स बताऊंगा कि ये डेबिट और क्रेडिट क्यों होते हैं, ताकि आप लोगों के पास एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आ सके इसकी कि जो काम हम करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तो हो हमारे पास। जब आपके पास प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, प्रॉपर फाउंडेशन बन जाएगी, तो फिर आपके लिए अगला काम करना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम यहीं पर प्रॉब्लम का शिकार हो जाए तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाए। पहला हमें अपनी फाउंडेशन को जरूर देखना है कि जिस चीज पर हम काम करने जा रहे हैं उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें मिल गई। जी बेटी, कैपिटल क्या है इसको याद रखना है। अभी नोटबुक्स के बेटे इसको जरा प्लीज लीजिए ताकि ये बाद में आपके काम नहीं आए। कैपिटल क्या है, क्रेडिट, लायबिलिटी क्रेडिट, एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट्स डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। ये बड़े बुनियादी तौर पर चीजें हैं जो आपको समझ आनी चाहिए और याद होनी चाहिए कि हम ये जब भी बात करेंगे बाद में तो इसको हमने डेबिट या क्रेडिट ही इन टर्म्स ऑफ यानी हमने मेजर करना है। तो फिर हमें उनकी बुनियादी तौर पर सबसे पहले जो अकाउंट्स भी आप बनाने जा रहे होंगे, ठीक है ना, और इनसे साथ ही अकाउंट बना रहे हैं, तो सबसे पहले आपको उसकी नेचर का पता होना चाहिए। ठीक है, तो फिर हम उसके बाद उसकी अगली बात करेंगे कि उसमें एंट्रीज डेबिट किस तरह से होती है और क्रेडिट कैसे होती है। अब देखें, ये लिख लेगा आप क्लियर, सी फॉर कैपिटल और ये क्रेडिट है बेटे, एल लायबिलिटी है, ये भी क्रेडिट है, ई फॉर एक्सपेंसेस, नहीं वो तो मुझे ई एक्स लिखा ठीक, डन। अच्छा अब देखिए कैश अकाउंट, अब मैं पूछना ये चाह रहा था, अब देखिए
अब हमें देखेंगे कि इस सेल्स में, देखेंगे इस ट्रांजैक्शन सेल्स फॉर 5000 में आप मुझे बताइए कौन से दो अकाउंट्स हैं जो इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व है। इस ट्रांजैक्शन की में कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। एक तो कैश है, जाहिर है जब सेल्स होगी तो कैश रिसीव होगा, एक कैश अकाउंट होगा, और दूसरा अकाउंट सेल्स का। ठीक हो गया बेटे। अब जब दो अकाउंट्स आपने जनरेट कर लिए इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में, अब हमें देखना है कि उन अकाउंट्स की नेचर क्या है। कैश क्या है? कैश एसेट है। कैश क्या है? एसेट है। तो एसेट हमने देख लिया कि क्या है, डेबिट है। तो जब भी याद रखिएगा किसी अकाउंट की नेचर ही डेबिट है तो इंक्रीज कब होगा, जब वो डेबिट होगा। इंक्रीज कब होगा? अगर किसी अकाउंट को हम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो पहले हमें उसकी नेचर का पता होना चाहिए। अब कैश अकाउंट एसेट अकाउंट है, तो एसेट क्या होता है, डेबिट होता है। तो जब भी हम इसको इंक्रीज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जब भी इसको डिक्रीज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लेकिन जो लायबिलिटी है उसकी नेचर क्या है, क्रेडिट। ठीक है। अब जब भी इस लायबिलिटी को इंक्रीज करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, उसकी नेचर के मुताबिक आगे जाएंगे। और जब भी इसको रिड्यूस करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसी तरह से रेवेन्यू है, रेवेन्यू की नेचर क्या है, क्रेडिट। जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, और जब भी रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा। इसमें दो ही चीजें, डेबिट एंड क्रेडिट, और कुछ नहीं। अब आएंगे इसमें, इस सेल्स फॉर $5000, 5000 से ज्यादा अगर आपको मेंशन ना किया जाए इसका मतलब है कि इट इज कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर वो क्रेडिट बेस्ड होगी तो फिर क्या होगा, उसमें मेंशन किया जाएगा उस अकाउंट का नाम जिनको हम ये सेल्स कर रहे हैं। अगर वो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन है तो फिर क्या होगा, हमें कोई जरूरत नहीं है उस आदमी का नाम लिखने की, या उस पार्टी, या उस कंपनी का नाम, या उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखने की। हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम की जरूरत कब फील होगी, जब हम क्रेडिट बेसिस पर सेल्स करेंगे, क्योंकि हमें उनसे अमाउंट बाद में रिसीव करनी है, वो हमारे लिए रिसीवेबल बन जाती है। ठीक हो गया। अब एक इस ट्रांजैक्शन के रिजल्ट में एक अकाउंट कैश है और दूसरा अकाउंट क्या है, सेल्स। बेटे सेल्स मैंने अभी बताया कि सेल्स रेवेन्यू होता है, सेल्स रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू, और रेवेन्यू क्या होता है, Credit होता है। क्रेडिट होता है। तो देखिए कैश एसेट है इसलिए डेबिट हो गया 5000 से, ठीक हो गया। और जो सेल्स हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे क्योंकि ये रेवेन्यू है, ये भी 5000 से। एक ट्रांजैक्शन को किस तरह से जर्नलाइज करते हैं पता चल गया, तो आइडिया हुआ पहला दिन यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जब हम बढ़ेंगे आगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होना शुरू हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगी, फॉर्मुलेट होना शुरू हो जाएगी, तो फिर ये चीज आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी। अच्छा, अब अगला मरहला क्या है, ये काम मैं पहले कर चुके हूँ, दरअसल ये स्टार्ट करता, लेकिन मैं चूंकि एक बेसिस है अभी इसकी आपकी बना रहा हूँ ताकि हम इससे बात करा दिए। अकाउंट्स बनाने जब हम इररिकवरेबल डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की बात कर रहे होंगे ना बेटी, तो वहां पर हमें अकाउंट्स ही बनाने, तो वहां पर भी हमें डेबिट या क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि पहले ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से, अब पहले मैंने एक ट्रांजैक्शन की, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को मैंने अकाउंटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। अकाउंटिंग लैंग्वेज मींस टू कन्वर्ट इनटू डेबिट और क्रेडिट टर्म्स। अब इस ट्रांजैक्शन यानी ये जो हमारे पास जर्नल एंट्री है इसको मैं पोस्ट करने जा रहा हूं इन टी अकाउंट्स। अब बताएं बेटे, इस एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, ये हमने कैश अकाउंट बनाया, ठीक है। जब हमने ये कैश अकाउंट बनाया, इसकी दो साइड्स हैं, अब इसको पोस्ट करना है। इस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट हो रहा है, यू विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड, ठीक हो गया। अब वहां पे रेफरेंस क्या लिखेंगे, लिखना भी तो है ना कुछ, कैश नहीं लिखेंगे, याद रखिए बेटे, जो ट्रांजैक्शन जो के अकाउंट होता है ना वो नीचे कहीं यूज नहीं करना। कैपिटल सर, मैं भी बताता हूँ,
कैश अकाउंट लिखा गया ऊपर, अब नीचे यहाँ पर कहीं कैश नहीं है, ये तो आप कैश के ऊपर लिखा गया। अब कैश इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रहा है, हम इसकी डेबिट साइड पर मूव करेंगे, अब रेफरेंस अपोजिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही लिखा हो सेल्स, यहां पर लिखा जाएगा सेल्स, और ये अमाउंट क्या लिखी जाएगी 5000। क्लियर हुआ बेटे? इस ट्रांजैक्शन को मैंने पोस्ट किया है। अच्छा, अब तो अभी एक अकाउंट था, दूसरा अकाउंट कौन सा है, सेल्स अकाउंट। सर जी सर क्या मतलब जैसे कैश लिखा है तो सेल्स आएगा उसमें डेबिट साइड में, तो सेल्स लिखा हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे आएगा। जी, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ सेल्स अकाउंट, ये देखिए सेल्स, हाँ? ये देखिए सेल्स अकाउंट, अब मुझे बताएं सेल्स इस ट्रांजैक्शन में, इस एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। हम इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर मूव करेंगे, ठीक है, और वहां पर रेफरेंस अपोजिट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कैश। ठीक हो गया, यहाँ पर फायदा क्लियर हुआ बेटा? ये है असल में एक फिनोमिना जिसको हम लेके चलते हैं कि सबसे पहले जो अकाउंटिंग साइकिल है उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या होती है ट्रांजैक्शन, ठीक है, उस ट्रांजैक्शन को फिर हम जर्नलाइज करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर इस एंट्री को हम पोस्ट कर देते हैं अकाउंट्स में, फिर इन अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ किया जाता है, और फिर बैलेंस ऑफ करके हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, और फिर उस ट्रायल बैलेंस से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिसे हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का नाम देते हैं, और हमारी अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहला फेज क्या था, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है, एनी डील बिटवीन टू पार्टीज फॉर द सेक ऑफ बिजनेस पर्पस, और हम बिजनेस पर्पस के लिए हम कर रहे हैं, वैसे नहीं कि कल मैं आपको पार्क में मिलूंगा या कल मैं आपको वहां पर मिलूंगा खाने के लिए। अब वो आप देखिए कि वो हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिजनेस की। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस पढ़ते होंगे आप, बिजनेस क्या है, बिजनेस नहीं पढ़ते? अच्छा, बिजनेस क्या चीज है, बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है दैट इज एंगेज्ड फॉर प्रॉफिट अर्निंग। ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप प्रॉफिट अर्निंग के लिए उस एक्टिविटी को कंडक्ट करते हैं, उसको बिजनेस एक्टिविटी का नाम है। एक तो आप कई तरह की एक्टिविटीज होती है, हम खेलने के लिए जाते हैं वो भी एक्टिविटी, ठीक है, घर में बैठे हुए हैं बातचीत कर रहे हैं वो भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, लेकिन ऐसी एक्टिविटी जो प्रॉफिट उस पर्पस के लिए होगी, जिसमें हमें प्रॉफिट अर्न करना है, उसको बिजनेस का नाम। और ऐसी एक्टिविटी, ये ऐसा काम, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की होती है जिन्हें नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का नाम देते हैं, जो कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं होती। अब उसकी एग्जांपल क्या होगी, ट्रस्ट, ठीक है, जैसे ये शौकत खानम हॉस्पिटल है, ये प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं, ये ट्रस्ट है, ठीक है। इसी तरह से क्लब्स एंड सोसाइटीज होती हैं, एनजीओज होती हैं, तो वो बिजनेस नहीं है। यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, बिजनेस की। तो हमारे पास सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होगी, वो क्या होगी, दैट इज रिलेटेड विद द बिजनेस एक्टिविटी। उस ट्रांजैक्शन को हम जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज मींस टू कन्वर्ट दैट ट्रांजैक्शन इनटू अकाउंटिंग लैंग्वेज। अकाउंटिंग लैंग्वेज मींस टू कन्वर्ट इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, each transaction has due respects. One is debit and one is credit. ये हो गई, मुश्किल तो नहीं चीज, ठीक है। अब मैंने इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर दिया, इस पोस्टिंग की भी समझ आ गई कि हमें इसमें कैश में सेल्स लिख रहे, रेफरेंस आ गया, और इसमें हमने इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया और इस अकाउंट को डेबिट क्यों किया, इसकी समझ आ गई, ठीक हो गया। अब हमारा मेरा ख्याल टाइम ओवर होगा और लेक्चर होगा,
मैं आपको कल बेटे से रिलेटेड बताऊंगा कि ये जो हमने 5 चीजें देखी हैं, ये असल में these 5 categories are based on accounting equation. अकाउंटिंग इक्वेशन में जल्दी से एक चीज आपको बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। अकाउंटिंग अगला कौन सा लेक्चर है आपका? इकोनॉमिक्स। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल। पहली बुनियादी आपकी इक्वेशन ये है, ये क्या है? एसेट्स क्या होते हैं? रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। ये लिख लीजिए, रिसोर्सेज owned by the business, ठीक है। और ये कैपिटल क्या है? ये सोर्स ऑफ दीज रिसोर्सेज है। ये याद रखिए कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये कहां से आए हैं? ये कैपिटल से आए हैं। सोर्स ऑफ द रिसोर्सेज, याद रखिए बोले, ये जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती है ना, ये कौन करता है? ये ऑनर नहीं करता, ये बिजनेस करता है। ये कौन करता है? ये सेल्स की, ये अकाउंट्स कौन बना रहा है? ये बिजनेस बना रहा है। तो बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इस वजह से बिजनेस में जब रिसोर्सेज आते हैं तो हम उनको इन करते हैं, ठीक हो गया। अब फिर बाद में हमें ये देखना होता है कि ये रिसोर्सेज आए कहां से हैं। तो ये कैपिटल से आए। कैपिटल मींस कैपिटल अकाउंट बेटे असल में बिजनेस जो है वो ऑनर का भी अकाउंट बनाता है। किसका बनाता है? ऑनर। और ऑनर के अकाउंट को हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट कहते हैं। अब कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? याद रखिए, जब भी ऑनर फंड्स ट्रांसफर करता है बिजनेस में, तो बिजनेस को रिसीव कर रहा होता है, तो ये ऑनर के अकाउंट से चीजें आउट हो रही होती है। इस वजह से आउट, देखिए आउटगोइंग साइड ये है, इस वजह से कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अब समझ आइए कैपिटल क्रेडिट क्यों होता है? कि कैपिटल से अमाउंट आउट होकर बिजनेस में इन होती है। बिजनेस बना रहा है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में जब चीजें आउट होंगी तो क्रेडिट ही होंगी, इसलिए कैपिटल क्रेडिट है। और ये एसेट्स क्या होते हैं? बिजनेस इन होते हैं, इनकमिंग क्या होती है? डेबिट होती है, इसलिए एसेट्स डेबिट होते हैं। ये क्लियर हो बेटे? ये चीजें हैं बेटे आपकी आज के लेक्चर के लिए। फर्स्ट लेक्चर था, कुछ बुनियाद बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों के जहन में कुछ चीजें बैठ जाएं। इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 एक एक करके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो पिछली चीजें हैं उनको डिस्कस करके तो फिर हम बड़े टॉपिक की तरफ आ जाएंगे, ताकि आपको ये अकाउंट्स वगैरह की सारी सेक्शंस, ठीक है बेटे? हाँ, अब बताइए बेटे कुछ चीज क्लियर आज के लेक्चर में? अगर नहीं है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ज्यादा मैं सब कुछ क्लियर हो, सब कुछ क्लियर? ज्यादा ट्राई जी बेटे, सब कुछ क्लियर है बेटे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं है, कुछ समझने में, मेरे समझाने में मुश्किल तो नहीं है? अगर कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो मुझे जरूर बताइए, फिर मैं किसी दूसरी एग्जाम्पल के जरिए, किसी दूसरे मेथड के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इट्स माय ड्यूटी, because you are here for the sake of reimbursing वो सारी चीजें जो आपको नहीं आती वो आप मेरे पास आई हैं, तो मेरा ये फर्ज है कि मैं आपको सारी चीजें करवाऊं फ्रॉम द स्क्रैच। अगर आपको बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग कोई चीज नहीं आ रही है समझ, तो मैं वो भी करूँ, ठीक है ना? इट्स राइट एंड आई हैव टू ऑनर दैट। लेकिन आपका काम क्या होगा कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं काइंडली उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट ही चांस होगा ना, हमने अभी आगे एग्जाम में भी होना, हमें ये सारा सिलेबस कवर करना है। तो ये बुनियादी कुछ चीजें हैं जो आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है बेटे? चलो।